तो पहली बात पलायन, दूसरी बात किसान की समस्या, तीसरी बात ये पत्थर बालू मिट्टी की पर कंप्लीटली रोक, वन्य राज्य अधिनियम का सही तरीके से न लागू होना, उससे लोगों की जो परेशानी है वो बहुत बड़े पैमाने पर दिख रही है। इसके अलावा चीनी उद्योग के चीनी मिलों के बंद होने की बात तो सबको जानकारी है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो स्वाभाविक है, सब लोगों ने हर जगह बताया। चीनी उद्योग जो है चंपारण का मुख्य, एक तरह से आप समझिए कि उद्योग धंधा वही है। उसमें ज़्यादातर मिल या तो बंद हैं या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसका नुकसान है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं को लेकर जो स्थिति हम लोगों ने देखी, दो बातें, एक दो बातों को जिसको लेकर एक लोगों की जनरल समझ है कि इस क्षेत्र में कुछ काम हुआ है, जैसे सड़क और बिजली। सड़कों को लेकर लोगों के दिमाग में एक ऐसी बात बताई जाती है कि बिहार में सड़क की स्थिति सुधर गई है जंगल राज के मुकाबले, लेकिन जब हम लोग पैदल चल रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, तो ये पता चल रहा है कि सड़क जो है वो नेशनल हाईवे कुछ बन गया है। स्टेट हाईवे में भी सुधार हुआ है, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन ग्रामीण सड़कों की स्थिति शायद जंगल राज के एरा में जितनी बुरी थी, करीब करीब वही स्थिति, कमोवेश वही स्थिति है। शायद ही इक्का दुक्का कोई गांव मुझे अभी 35 दिन में मिला है जहां ग्रामीण सड़क, गांव के अंदर की सड़क और नालियों की स्थिति ठीक हो। ये तब है जब 7 निश्चय 2015 का एक मुख्य निश्चय था गांव की सड़कों के, गलियों के और नलियों के पक्कीकरण के, लेकिन ज्यादातर गांव में लोगों ने बताया, हम लोगों ने स्वयं से देखा कि ग्रामीण सड़क या तो है ही नहीं या है तो बहुत दयनीय स्थिति में है। नलियों और गलियों की तो बात ही मत पूछिए। दूसरी जो बात लोग बताते हैं, सरकार दावा करती है, हम लोग को लगता भी है कि बिजली की स्थिति बिहार में सुधरी है। जरूर हर गांव में बिजली दिखी, बिजली पहुंची है, लेकिन उससे एक बड़ी समस्या जो खड़ी हो गई है कि बिजली के गलत बिल की वजह से हर गांव में जहां पर भी मैं गया, लोगों ने बताया कि फेक बिल जो बिजली का आ रहा है, अब उसका टेक्निकल रीजन चाहे जो भी हो वो फेक है, या इस वजह से आ रहा है कि जब कनेक्शन दिया गया है तो लोड सैंक्शन करते समय इतना ज्यादा रेट है कि अगर आप 2-3 बल्ब भी जला रहे हैं तो आपका बिल आ रहा है 5,000 6,000। कई गांवों में लोगों ने बताया कि 50 से 100 घरों तक के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं क्योंकि लोग बिल नहीं दे पा रहे हैं। कुछ गांव में लोग ऐसे भी मिले जिनको अपना घर परिवार छोड़कर भागना पड़ा है क्योंकि उन पर बड़ी बकाये की वजह से फौजदारी के केस वगैरह हो गए हैं। तो सड़क और बिजली ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिसको लेकर हम लोग को लगता है, पटना में बैठ के या जो लोग आकलन करते हैं कि बिहार में स्थिति सुधरी है, गांव में आप जाएंगे तो उसकी एक बिल्कुल दूसरी तस्वीर आपको दिखती है। दो और योजनाओं की बड़ी चर्चा हुई है, वो है हर घर नल के जल की योजना, जो कि 2015 7 निश्चय का हिस्सा थी। मैं अभी अपने 33-34 दिन के पदयात्रा में करीब 200-250 वार्ड्स तो मैं खुद चल कर गया हूँ। मुझे 2 वार्ड ऐसे मिले जहाँ पर हर घर नल की योजना में जिस दिन से ये योजना चालू हुई है वहाँ वो नली और टंकी बन गई है, वहाँ पानी आ रहा है। ऐसे 2 वार्ड हैं, बाकी 99% गाँवों में, वार्ड्स में हर घर नल की योजना पूरी तरीके से ध्वस्त है। या तो चालू ही नहीं हुई, या चालू हुई तो 2-4-5 दिन में बंद हो गया, या फिर आगे चलकर टंकी खराब हो गया, पाइप टूट गया, अलग अलग समस्या है। लेकिन अभी तक 2 वार्ड मतलब 99% वार्ड्स में या गांव में हर घर नल की योजना मुझे बिल्कुल ही कागज पर ही दिखी। हालांकि उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है हर जगह, हर गांव में वो जो लोहे का स्टैंड है वो दिख रहा है, किसी न किसी टूटे फूटी हालत में टंकी है वो दिख रही है। लोग ये भी बताते हैं कि 2 दिन पानी आया था, 4 दिन पानी आया था, लेकिन सुचारू तरीके से वो चल कहीं नहीं रहा है। एक और योजना जिसकी देश और बिहार के स्तर पर बड़ी चर्चा हुई है वो है मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। ज्यादातर गांव में जहां पर भी ओडीएफ का सर्टिफिकेट दिया गया है, क्योंकि पूरे चंपारण को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है, हर पंचायत हर गांव को ओडीएफ घोषित कर दिया गया है। लेकिन जब हम लोग पैदल चल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि किसी गांव में नाक पर बिना गमछा बांधे आप निकल नहीं सकते हैं, दोनों ओर खुले में शौच है। लोग ये बताते हैं कि शौचालय बनाने में चंपारण में बहुत बड़े स्तर पर धांधली, बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। 2000 से 6,000 रुपए तक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को दिया गया, और जो 12,000 रुपए स्वच्छ भारत के अंतर्गत शौचालय बनाने के लिए लोगों को मिलना चाहिए था, उसके बदले में उनको 6,000 से 10,000 रुपए मिले।
और बाकी पैसे अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों के बीच में बंदरबाट हुआ। शौचालय ज़्यादातर जगहों पर नहीं बना है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। तो दो बातें आपको जो क्लियर है, एक जो नल के जल की योजना की बात है और दूसरा स्वच्छ भारत योजना की। इसके अलावा जो लोगों की स्थिति है उस पर मैं जनरल कमेंट यही कर सकता हूं कि गरीबी और जो बदहाली है वो दयनीय स्थिति में लोग रह रहे हैं। दलित महादलित टोलों में जहां पर लोग हाथ पकड़ कर ले जाते हैं, अपने घरों में ले जाते हैं, वहां स्थिति इतनी विकराल है, इतनी ज़्यादा भयावह है कि ज़्यादातर दलित महादलित बस्तियों में मैं जब जाता हूं उनके घरों में तो देखता हूं कि उनके यहाँ चौकी खटिया भी नहीं है। आज भी लोग या तो जमीन पर अपने झोपड़पट्टी में अपने मिट्टी के घर में सोते रहते हैं, और बरसात में या किसी वजह से अगर पानी घर में घुस गया तो लोग बता रहे हैं कि साल में 3 महीने 4 महीने उनको चांचर लगाकर उसी झोपड़ी में उनको रहना पड़ता है। उनकी पूरी जीवन की कमाई, उनके बच्चे, लेवा लुगरी, जो भी उनके पास बक्सा अटैची जो भी है सामान, वो उसी चाचर पर उनकी पूरी दुनिया सिमटी हुई है। ये तब है जबकि दलित और महादलित के नाम पर 12-15 साल से यहाँ पर राजनीति हो रही है। ये मोटे तौर पर जो अभी तक हम लोगों ने देखा, दो बातें जो जनरल है, जो हर जगह आपको भी सुनाई देती होगी, हम लोग को भी सुनाई दे रही है, अफसरशाही और भ्रष्टाचार। बिहार में ज़्यादातर लोग अफसरों के जो अफसरशाही से जो इतनी परेशानी है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, सामान्य नागरिक हो, हर जगह लोग ये बता रहे हैं कि जो पूरा का पूरा तंत्र है वो अफसरों के हाथ में है। अफसर जैसे चाहते हैं वही करते हैं, उन पर कोई बिल्कुल एक तरह से निरंकुश हैं। क्योंकि चंपारण में लोगों को एक लालू जी के राज का जंगल राज की याद भी अभी ताजी है, इसलिए कई जगहों पर लोगों ने उसको एक तरह से कंपेयर किया आज की स्थिति से। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई गांवों में तो लोग ये बता रहे हैं कि लालू जी के राज में जो जंगल राज था, जो अपराधियों का राज था, स्थिति कई जगह पर लोगों की नजर में उससे भी ज्यादा भयावह है। अब अपराधियों की जगह अधिकारियों ने ले ली है, लेकिन लूट और जो जनता को का एक्सप्लॉयटेशन था वो शायद उस राज से, उस कालखंड से भी ज्यादा हो रहा है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और इसके अलावा इंदिरा आवास योजना, बिल्कुल ही कहीं पर इंदिरा आवास योजना और जो अनाज योजना के लिए जो लोगों का नाम जोड़ा जाना है, इंदिरा आवास योजना में ज़्यादातर लोग तो बता ही रहे हैं कि उनको नहीं मिल रहा है। अभी भी आपको ज़्यादातर इंदिरा आवास के जो बेनिफिशरी है वो ऐसे ही मिलेंगे जो बता रहे हैं कि जो पुराना 20,000 रुपये मिलता था उसके तहत उनको कुछ घर या झोपड़ी जो उन्होंने बनाया है, नया जो 1,40,000 रुपये मिलने की बात है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें करीब करीब सारे गांव बेनिफिशरीज में जहां पर भी मैंने बात करी, लोगों ने बताया कि 25,000 से 40,000 रुपये तक घूस के तौर पर लोगों को पैसा देना पड़ता है, तभी वो इंदिरा आवास योजना का उनको पैसा मिलता है। शायद अभी बीच में कोई पुराने इंदिरा आवास योजना के अपग्रेडेशन के लिए 50,000 रुपये की कोई नई योजना शुरू हुई है, लेकिन उसका फायदा भी कोई मुझे अभी तक बेनिफिशरी मिला नहीं। लोगों ने कुछ जगह ये जरूर बताया कि ऐसी योजना शुरू हुई है, कुछ जनप्रतिनिधियों ने बताया, लेकिन ये बात नीचे अभी तक लोगों तक पहुंची नहीं है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि ज्यादातर गांव में जो वृद्ध लोग मिलते हैं, जो वृद्धावस्था पेंशन है जो शायद 400 रुपये मिलता है, उसमें पहले किस्त में 200 रुपये और हर माह 400 में से 20 रुपये कमीशन के तौर पे या भ्रष्टाचार के तौर के फॉर्म में उसको काटा जा रहा है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सरकार में आज की स्थिति में भ्रष्टाचार का क्या आलम है। 400 रुपये में से भी हर महीने 20 रुपये जो लोग उस 400 रुपये को बांट रहे हैं या जिनके प्रभाव क्षेत्र में वो काम है, उससे वो 20 रुपये उस बूढ़ी महिला या वृद्ध पुरुष से 400 में से 20 रुपये की चोरी की जा रही है। ये भ्रष्टाचार का आलम है। हर गांव, शहर, पंचायत, कस्बे में जाकर लोगों की समस्या देखने का प्रयास है ताकि ये देखा जा सके, समझा जा सके कि लोगों की तकलीफ क्या है। इसके साथ ये भी प्रयास है कि हर पंचायत का एक विकास का नया खाका खींचा जाए, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाए जो वहाँ के लोगों के द्वारा बताए गए समस्याओं और हम लोग के अपने आकलन के आधार पर हो, ताकि जब ये पूरी पदयात्रा खत्म हो तो हर पंचायत, मतलब पूरे बिहार के 8,500 पंचायत और 2,000 से ज़्यादा नगर क्षेत्रों के विकास के लिए एक सेपरेट प्लान बना हो। ये जानकारी हो कि 300 से ज़्यादा जो पंचायत हैं, हर पंचायत का विकास की योजना क्या होनी चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर उस पंचायत में क्या कुछ किया जाना चाहिए। जैसे मैं आज यहाँ रुका हुआ हूँ,
हर 3 दिन 4 दिन पर हम लोग ये रुकते इसलिए हैं ताकि पीछे के 4, 5, 6 पंचायतों में जहाँ से मैं पैदल चल के आ रहा हूँ, वहाँ पर लोगों ने जो समस्याएं बताई, वहाँ पर जिन लोगों से मुलाकात हुई, उन सभी चीज़ों का संकलन किया जा सके ताकि इसका एक पूरा रिकॉर्ड बनता जाए। हम लोग को ये जानकारी रहे कि किस पंचायत में कौन सी समस्या लोगों ने बताई, कहाँ पर जल जमाव की समस्या बताई, जहाँ कटाव की समस्या बताई, कहीं स्कूल की बताई, कहीं अस्पताल की बताई। मैं अपनी बात खत्म करूं उससे पहले एक बात जरूर कहूंगा जो शिक्षा को लेकर है। बिहार में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति के, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17-18 साल के राज का काला अध्याय है। शिक्षा ही एकमात्र ऐसी और इसका सबसे बड़ा नुकसान जमीन पर गरीब लोगों को है, क्योंकि जो लोग थोड़ी बहुत भी आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो फिर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिनके पास सरकारी स्कूल को छोड़कर कोई दूसरा साधन नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना। और चंपारण में मैं जितने दिन अभी तक चला हूँ वो बिल्कुल, ये बिहार के स्तर पर है, लेकिन चंपारण में मैं इतने दिन से चल रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा स्कूल मिला जहाँ बिल्डिंग, शिक्षक और बच्चे तीनों ही हों। जहाँ बिल्डिंग है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं। स्कूलों में, स्कूलों की पहचान खिचड़ी बांटने वाले सेंटर के तौर पर और कॉलेजेस की पहचान डिग्री लेने के सेंटर के आधार पर हुई है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी 35 दिन चलने के बाद मैं एक लाइन में ये कहूँ कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में स्कूलों से खिचड़ी बांटी जा रही है और कॉलेजेस से डिग्री बांटी जा रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है और ये दुखद स्थिति है। इससे बहुत बड़ा नुकसान समाज का और राज्य का हुआ है, जो कि एक तरह से अपूरणीय है। क्योंकि मान लीजिए कि सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन जाएगी, लेकिन एक बार शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, एक पूरा जेनरेशन जो इस कालखंड में जिसने पढ़ाई की, जिसने स्कूल में पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, अब वो पढ़ाई करके आगे निकल गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। अब कल हो के अगर कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी आप वापस जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं इसको नीतीश कुमार के 17 साल के शासन का सबसे बड़ा और सबसे भयावह काला अध्याय मानता हूं। बिहार की ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था के पूरी तरीके से इसकी जवाबदेही नीतीश कुमार की है और इसके लिए आने वाले जेनरेशन और ये समाज उनको कभी माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।